नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। इससे पहले जो सीरीज़ हमने बनाई थी वो BPSC 101 की, जिसका एग्ज़ाम आज हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है वीडियोस को देखने के बाद। आज जो हम किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसका नाम है BPSC 104 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। कल 104 जो है BPSC उसका एग्ज़ाम है। टाइम काफ़ी कम है। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, बस मैं वही चैप्टर आपको कराऊंगा, वो भी आप पढ़ लेना। और आपको एक्स्ट्रा जो भी कहीं से अगर मटेरियल मिल रहा है तो उससे भी आप पढ़कर जाओ। मैं ट्राई करूंगा उन चैप्टर को पढ़ाने की जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो चैप्टर पढ़ के आप एग्ज़ाम में लिखकर बिल्कुल आओगे। तो जैसा कि हमारा जो किताब है उसका नाम है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, यानी इस पूरे किताब में इस बारे में बताया गया है कि भारत में जो राजनीति होती है उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ते हैं, कैसे पार्टी चुनाव लड़ती है, नामांकन भरते हैं उम्मीदवार, चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, चुनाव के बाद जो है रिजल्ट घोषित होता है कि किसे बहुमत मिला किसे नहीं। कभी किसी पार्टी को बहुमत मिलती है तो उसकी सरकार बन जाती है, जैसे पूरे देश में आज भाजपा की सरकार है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुमत नहीं मिल पाती, तो जो बड़ी पार्टियां होती है ना, वो छोटे पार्टियों को मिलाकर अपना बहुमत संसद भवन में साबित करते हैं। बहुमत साबित करने के बाद दोस्तों उस दल का एक नेता चुना जाएगा जिसे प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद, घोषणा होने के बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट मतलब जो मंत्री पद मिलते हैं सबको, किसको कौन सा पद मिलेगा मंत्री का, वो होता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसी के बारे में आज जो है इस पुस्तक में पढ़ेंगे। हमारा पहला यूनिट है राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र। इस चैप्टर में हम राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक दल है क्या, उसका काम क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे वो पार्टी में शामिल होते हैं कार्यकर्ता, कैसे एक दल बनता है, दल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उस दल की दलीय व्यवस्था क्या है, अमेरिका में कौन सी दलीय व्यवस्था है, भारत में कौन सी है, पूरे विश्व में कौन सी है। कहीं कहीं पर एकल दलीय व्यवस्था है, सिर्फ एक ही पार्टी है, कहीं कहीं पर दो पार्टी है, कहीं कहीं पर भारत जैसे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं। और उसके बाद आखिर में हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले 1.2 को देखिए, राजनीतिक दलों एवं दलीय व्यवस्था का अर्थ। उसमें सबसे पहले आप राजनीतिक दल के बारे में जानिए। देखिए चाहे वो कोई भी देश हो, कहीं पर भी अगर किसी की सरकार है तो उसकी कोई पार्टी की सरकार होगी। अगर पार्टी है तो उसमें कार्यकर्ता भी होंगे। बिना कार्यकर्ता का पार्टी होता है? नहीं। एक आदमी चाहेगा कि मैं पार्टी बनाऊंगा, तो क्या एक आदमी एक पार्टी बना सकता है? बिल्कुल नहीं। उसको कार्यकर्ता चाहिए, उसको लोग चाहिए, उसको चुनाव कराने के लिए कर्मचारी चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। उस कार्यकर्ता ही चुनाव में दौड़ेंगे, कार्यकर्ता ही जो है चुनाव में क्या करेंगे, सारा कामकाज करेंगे, चुनाव जितवाएंगे अपने नेता को। तो कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण घटक है किसका? दलीय व्यवस्था का या राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत होता है, या उसका जो मोटो लक्ष्य है ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो लक्ष्य है वो बस एक ही है कि किसी भी कीमत पर सत्ता मुझे मिलनी चाहिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कोई भी पार्टी है, ये पार्टी जगह जगह पर कार्यक्रम करती है। क्यों करती है? अधिक से अधिक वोट पाने के लिए। वो चाहती है, वो पार्टी चाहती है कि देश में मेरा भी सरकार बने, मैं भी सरकार में आऊँ। अब बात करेंगे हम दलीय व्यवस्था की। देखिए भारत की जो राजनीति है ना, भारत की राजनीति जो है ना वो बहुदलीय है। बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे क्या है, पार्टी है। इतने पार्टी है कि अलग अलग स्टेट में अपने खुद की क्षेत्रीय पार्टी है। बंगाल में बंगाल की पार्टी है, झारखंड में झारखंडियों की पार्टी है, ठीक है। आप जाओगे साउथ में तो वहाँ DMK, उसके बाद AIMIM, महाराष्ट्र जाओगे तो वहाँ पे शिवसेना आपको मिलेगी। तो अलग अलग पार्टी है। उत्तर प्रदेश जाओगे तो आपको बसपा मिलेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो हर जगह का अपना एक क्षेत्रीय पार्टी भी है। और जो सबसे बड़ी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, वो सबसे बड़ी पार्टी है। अब देखिए आमतौर पर भारत की जो, या फिर किसी भी पार्टी, कोई भारत ही नहीं, कहीं भी पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व में जो है वो 3 तरह के जो है ना दल होते हैं। एक होता है एक दलीय प्रणाली, जिसमें सिर्फ एक दल होगा, जैसे चाइना में, रसिया में, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पर एक ही दल है, एक ही पार्टी है, दूसरा कोई पार्टी वहाँ पे है ही नहीं। तो वहाँ पर आप ये
सवाल मन में आपका आएगा कि अगर वहाँ पर कोई पार्टी नहीं है तो फिर चुनाव वहाँ पर कैसे कराए जाते हैं, चुनाव आखिर वहाँ पे होता है क्यों? देखिए, वहाँ का जो चुनाव होता है ना, वो यस और नो में होता है। एक पर्ची आपको मिलेगा, उस पर्ची में लिखा रहेगा कि क्या आपको इस पार्टी का काम अच्छा लगता है, क्या आप इस पार्टी को पसंद करते हैं, क्या आप इस पार्टी को चुनना चाहते हैं। आपको येस और नो में आपका आंसर वहाँ पे फिल करना होता है, या फिर स्टैम्प मारना, जो भी सिस्टम है वो होता है। भारत में क्या है कि आपको ईवीएम दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें बहुत सारे दल का एक चुनावी चिन्ह रहेगा, उसके बगल में एक बटन रहेगा, उसको आपको प्रेस करना है, तो वो है बहुदलीय। अब कहीं कहीं पर है द्विदलीय। द्विदलीय मतलब जहाँ पर सिर्फ 2 दल होंगे, जैसे अमेरिका में 2 दल नहीं है, 3-4 दल है, लेकिन मेन जो चुनाव लड़ती है ना, वो 2 ही दल हर साल लड़ती है। और भी जो छोटे मोटे दल है 1-2 ठो, वो कभी कभार चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेती, इसलिए उन्हें काउंट ही नहीं किया जाता। आप इंग्लैंड जाओगे तो वहाँ भी 2 पार्टी है, 2 दल है, तो उसे कहेंगे द्विदलीय प्रणाली। और एक है बहुदलीय प्रणाली जो भारत में है। अब देखिए, जिस देश में एक पार्टी है, सिर्फ एक ही पार्टी है, एक दलीय प्रणाली है, क्या हम उसे लोकतंत्र कहेंगे? क्या चाइना एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं है। क्या रशिया एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं है। क्या नॉर्थ कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर किसी और पार्टी को मौका ही नहीं मिलता चुनाव लड़ने के लिए। अगर जनता उस पार्टी को, जो अभी सरकार में है, उसको पसंद नहीं करती, तो उनके पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है दूसरे पार्टी को चुनाव जितवाने का। उन्हें किसी भी कीमत पर, चाहे पूरब हो या पश्चिम, दिन हो या रात, उन्हें उसी पार्टी को झेलना है, चाहे वो पार्टी अच्छा काम करे या खराब काम करे, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक ही दल है, तो जहाँ पर एक दल है उस देश को हम लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री कभी नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ पर 2 दल है या बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है, वहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ, वहाँ पर लोकतंत्र है, आदमी के पास, जनता के पास चुनने का विकल्प है। अगर मुझे भाजपा नहीं पसंद तो मैं कांग्रेस को वोट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर भारत में सिर्फ एक ही पार्टी होती, भाजपा, तो हमारे पास क्या कोई ऑप्शन रहता? नहीं रहता। हमारे पास तो नोटा का भी ऑप्शन है कि हमें कोई पसंद नहीं है, तो इसे कहते हैं लोकतंत्र। मेरी मर्जी मैं किसे वोट दूं, मेरी मर्जी, मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है, मैं नोटा जाकर दबा दूंगा, तो इसे कहते हैं लोकतंत्र। तो जो लोकतंत्र का, अगर ऐसा पूछा जाए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आपको यह कहना हो, लिखना होगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोकतांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ना, बहुदलीय या द्विदलीय प्रणाली होती है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। राजनीतिक प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। किससे? पार्टी से। पार्टी रहेगी तभी तो सरकार बनेगा। पार्टी नहीं रहेगा, कार्यकर्ता नहीं रहेगी, तो सरकार कैसे बनेगी? अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। आज से अगर हम 60-70 साल पहले चले जाएं, 1950 के दशक में जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम दोस्तों एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। कहने को तो पार्टियां और भी थी, मुस्लिम लीग भी पार्टी थी, लेकिन वो पाकिस्तान चली गई जिन्ना के साथ। भारत में बचकर रह गया सबसे बड़ी पार्टी, एकल पार्टी, वो पार्टी थी कांग्रेस। लेकिन उसे एकल दलीय प्रणाली इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि हमने आपको मना नहीं किया है, भाई आप पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, कांग्रेस को हराइए। लेकिन उस समय भारत जो है ना, नया नया देश एक आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चुंगल से, तो उतनी जल्दी पार्टी कैसे बन जाती? तो जो कांग्रेस जो बनी थी 1885 में, तो वही कांग्रेस क्या कि पहले तो कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था वह क्यों हुआ था, कांग्रेस को बनाया क्यों गया था? अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है, कांग्रेस क्या करती है? चुनावी मैदान में कूद जाती है और सत्ता हासिल करने के प्रयास में लग जाती है। तो 1950 और 60 तक के दशक में लगातार कांग्रेस एक छत्र इस देश में अपनी सरकार बनाती आई, सत्ते में आई। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई बड़ा पार्टी था ही नहीं जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। अब देखिए, एक बहुत बड़े राजनीतिकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उनका नाम है रजनी कोठारी। इसकी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। 1950 से 1960 के दशक की अवधि को रजनी कोठारी ने एक दल के वर्चस्व का युग बताया। इस युग में कांग्रेस के वर्चस्व का युग रहा। अब देखिए, उस समय भाजपा वगैरह कुछ था ही नहीं, बड़ी कोई भी पार्टी उस टाइम नहीं थी। जैसे कि मान लीजिए अभी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो नहीं थी, बसपा है वो नहीं थी, डीएमके वगैरह है वो नहीं थी। उस टाइम कौन कौन पार्टी थी? कांग्रेस थी। उसके बाद फिर ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM या CPMI, ये पार्टी थी जिसे हम वामपंथ कहते हैं।
उसके बाद भिन्न समाजवादी दल, स्वतंत्रता दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और जनसंघ इत्यादि। जनसंघ ही बाद में जाकर भाजपा बन जाती है। तो उस टाइम कांग्रेस के साथ कौन कौन? CPIM, उसके बाद समाजवादी दल, स्वतंत्रता दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और जनसंघ, ये कुछ पार्टी थी। लेकिन वर्चस्व सिर्फ एक ही पार्टी का था, वो था कांग्रेस। 99% लोग जो है कांग्रेस को वोट करते थे। अब देखिए, अब एक बहुत बड़ा ना चेंज आया भारत की राजनीति में। 1960 के दशक के अंत में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कम होता जा रहा था। 1967 के चुनावों में 8 राज्यों में इसे हार का सामना करना पड़ा था। पहले क्या था कि सारे यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितने भी स्टेट थे, उन सभी स्टेट में कांग्रेस को ही लोग वोट दिया करते थे। लेकिन 1967 में क्या होता है कि जब राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं तो 8 राज्यों में कांग्रेस हार जाती है और यहीं से कांग्रेस का पतन शुरू होता है। अब देखिए, भारत में कुछ राज्य, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर द्विदलीय यानी 2 दलीय प्रणाली मौजूद है। लेकिन इसका ये मतलब आप बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि 2 ही दल है, कोई तीसरा दल नहीं है। वहाँ पे 2 दल, मैंने क्या कहा, अमेरिका में, इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली है। इसका मतलब ये नहीं कि तीसरा कोई पार्टी नहीं है। तीसरा पार्टी है, ये मैंने पहले ही कहा था चैप्टर शुरू करने से पहले। तीसरी पार्टी भी वहाँ पे है, लेकिन वो अस्तित्व में है ही नहीं। उसका वोटिंग परसेंटेज इतना कम है, उन्हें इतना कम वोट मिलता है कि वो गिनती में ही नहीं आते हैं। तो बस जो 2 मेन पार्टी है, उसी 2 मेन पार्टी को हम लोग काउंट करके बोलते हैं कि वो वहाँ द्विदलीय प्रणाली है। इस बात को दिमाग में अपना डाल लीजिए। द्विदलीय प्रणाली का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई तीसरा दल नहीं है। तीसरा दल वहाँ पर है, लेकिन उन्हें इतने कम वोट मिलते हैं कि वो काउंट उन्हें नहीं किया जाता। अब देखिए, चुनाव आयोग ने भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है। देखिए, चुनाव का जो भी मुद्दा आएगा, चुनाव का जहाँ भी चुनाव की बातें आएंगी ना, ये सारा चीज़ों को प्रोसेस और कंट्रोल कौन करती है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। पार्टी को टिकट मिलेगा, मतलब कि पार्टी को ये मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस पार्टी को कौन सा दर्जा मिलेगा, किस पार्टी को हम राज्य स्तर का क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे या किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी का जो है टैग देंगे, वो घोषणा कौन करती है? निर्वाचन आयोग। उसके कुछ नियम होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा कौन सा नियम है। आज अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, पहले वो दिल्ली तक सीमित थी, अब उन्होंने पंजाब में सरकार बना लिया, गुजरात में चुनाव लड़ी, उसके बाद गोवा में चुनाव लड़ा, अब आगे की ओर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी अपना प्रकोप जो है ना हर तरफ फैला रही है। तो कल तक वो दिल्ली तक में सीमित थी, तो क्षेत्रीय पार्टी कहलाती थी, लेकिन आज उनका वोटिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ गया। पंजाब में आप देख लो, दिल्ली में आप देख लो, ठीक है, इतना वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ गया कि निर्वाचन आयोग को उन्हें क्षेत्रीय पार्टी जो पहले वो थी उससे उसको हटाकर आज वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमारे सामने है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी भाजपा को बढ़िया टक्कर देने वाली है, क्योंकि ये जो मुफ्त खोरी वाला, ये जो मुफ्त का जो है ना, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, इससे होता क्या है कि जो गरीब जनता होती है ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। उन्हें क्या मतलब भाई, उन्हें मतलब क्या है पॉलिटिक्स से, उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन से क्या मतलब है, उन्हें भारत पाकिस्तान युद्ध से क्या मतलब है, उन्हें भारत चीन युद्ध से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। विदेशों में हमारे झंडे का अपमान हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। उन्हें खालिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता है कि खालिस्तान जो है मोदी जी का बाहर विरोध कर रहे हैं, इंग्लैंड में विरोध हो रहा है, अमेरिका में विरोध हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता है। उन्हें चाहिए 2 वक्त का खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े। अगर कोई पार्टी उन्हें आकर इसका प्रलोभन देती है तो बेचारे क्या करेंगे? उनका कोई गलती नहीं है, गलती हमारे सिस्टम की है, नियम की है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की बात करते हैं। तो भारत में चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग, देखिए चुनाव आयोग को ही निर्वाचन आयोग कहा जाता है। चुनाव आयोग ने भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है। एक राष्ट्रीय दल जो पूरे देश भर में चुनाव लड़ेगी, सबसे बड़ी पार्टी। उसके बाद राज्य या क्षेत्रीय दल, यानी अपने स्टेट के अंदर, जैसे बंगाल में टीएमसी, दिल्ली में केजरीवाल, आप यूपी चले जाओगे तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये सब क्षेत्रीय दल है। महाराष्ट्र में शिवसेना है, ये क्षेत्रीय दल है। और उसके बाद पंजीकृत दल।
देखिए भारत में हम तो बात करते हैं, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, अमेरिका में 3-4 पार्टी है, ब्रिटेन में 3-4 ही पार्टी है। वर्तमान में भारत में लगभग 2400 राजनीतिक दल हैं, जिनमें 7 राष्ट्रीय दल हैं जिन्हें पूरे देश भर में चुनाव लड़ने का अधिकार है। 36 राज्य स्तरीय दल हैं जो राज्य में चुनाव लड़ते हैं, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बंगाल में टीएमसी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, और 329 क्षेत्रीय दल हैं। तथा क्षेत्रीय दल मतलब छोटा छोटा पार्टी जिन्हें सिर्फ विधानसभा चुनाव में 2-4 सीटें आ जाती है, जैसे AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, गलती से 2-4 सीट आ गया तो बस काफ़ी है, तो ये क्षेत्रीय दल। तथा 2044 पंजीकृत या गैर पंजीकृत दल ऐसे होते हैं, कभी कभी खुल जाते हैं, कभी कभी 4-5 लोग मिलकर एक पार्टी का निर्माण कर लिया और कभी कभी चुनाव लड़ लिया, तो वो जो है ना वो पंजीकृत और गैर पंजीकृत दल में आते हैं। अब यहाँ पर आइए, भारत में दलीय प्रणाली एवं राजनीतिक दलों का विकास में एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व, इसमें जो कहा गया इसमें यही कहा गया है दोस्तों कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस पार्टी बनाया गया था, किस चीज़ के लिए? देश को आज़ादी दिलाने के लिए। लेकिन चुनाव जैसे ख़त्म होता है, चुनावी मैदान में कांग्रेस कूद जाती है चुनाव लड़ने के लिए, और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे वो वोट जीतकर नेहरू प्रधानमंत्री बन जाए, उसका ये मोटो रहता है। इसमें यही कहा गया है। 1950 से 60 के बीच में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा। 1967 के बाद से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। भारत पहले एकल जो है ना दलीय प्रणाली भारत में पहले थी, यानी सिर्फ एक ही दल का प्रभुत्व था। लेकिन 1970 के बाद आते आते भारत में बहुत सारे और नए दल बन गए, उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस को हराया, जनसंघ की सरकार आई, जनता पार्टी की जनसंघ ही बनी जनता पार्टी, और जनता पार्टी बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी बनकर सामने आई। अब देखिए एक दलीय व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि एक दलीय व्यवस्था है क्या। लगभग 2 दशकों तक भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। हालांकि कई अन्य दल भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन अधिकतर राज्यों में तथा केंद्र में कांग्रेस पार्टी को ही सरकार थी और कांग्रेस पार्टी को ही वोट मिलता था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही थी। आज देखिए सबसे बड़ी पार्टी आज कौन है? भाजपा है। अधिकतर राज्यों में सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो यही सिनेरियो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। तो इस प्रकार गैर कांग्रेस पार्टियां केवल विपक्ष पार्टियां थी राज्य एवं केंद्र में, यानी कांग्रेस के ऑपोजिट में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती थी वो सरकार तो बना पाती नहीं थी, क्योंकि छोटी पार्टियां थी। कांग्रेस क्या था? जेंट था। कांग्रेस के पास पैसे थे, कांग्रेस के पास नाम था, बड़े बड़े लीडर थे उनके पास। नेहरू जैसे गद्दावर नेता, नेहरू, सरदार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इतने बड़े बड़े लेजेंडरी जो है ना वो लीडर थे। उनके नाम पर जो है ना लोग वोट दिया करते थे कांग्रेस को। और छोटी पार्टियों पे लोगों को उतना भरोसा नहीं था कि क्या पता ये सरकार चला पाएगी भी या नहीं पाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो क्या हुआ? सरकार चली? नहीं चली। कुछ दिन में सरकार क्या हुआ? गिर गया। तो बहुत सारे दल होने के बावजूद जो है ना कांग्रेस को ही लोग वोट दिया करते थे, और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। बाकी जो विपक्षी दल थे वे सदन में या विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहाँ पर वो विपक्ष की भूमिका निभाते थे। अब देखिए 1950 से लेकर 1967 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 4 बार लगातार कांग्रेस ने चुनाव जीते। कौन सा? लोकसभा का। 4 बार प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव हुआ, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें चारों बार कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और 1967 तक ये चला। 1977 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता पार्टी, अब देखिए बेदखल क्यों हुआ? 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित किया। इमरजेंसी में लोगों को इतना तकलीफ हुआ, इतना दिक्कत हुआ कि बिना फिजूल के, बिना किसी मतलब के आप देश में आपातकाल लगा दे रहे हो। इससे जनता रुष्ट हो गई, इससे जनता को दुख पहुंचा। कांग्रेस के लिए जो विश्वास था वो जनता ने क्या हुआ? कांग्रेस ने खो दिया। जनता को विश्वास नहीं हो रहा था कि फिर से अगर मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो क्या पता फिर से इमरजेंसी लागू हो जाए। इसलिए 1977 में जब चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई
और सेंट्रल में कौन आ गया? जनता पार्टी। पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई। लेकिन सरकार जो है सिर्फ 17 महीने ही चली थी। 17 महीने के बाद सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि जनता पार्टी जो बनी थी बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को बनाकर बनी थी। अब क्या हुआ? प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई मनमुटाव हुआ होगा किसी पार्टी से, जैसे अभी भाजपा और शिवसेना में हो रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी में हुआ था। सरकार बनने के बाद क्या हुआ? सरकार टूट गई। तो वही सिनेरियो कुछ कांग्रेस के साथ उन लोगों का हुआ होगा, माफ़ कीजिएगा, जनता पार्टी के साथ उन लोगों का, उन दलों का हुआ होगा, और इस कारण उन्होंने अपना समर्थन जो है जनता पार्टी से ले लिया होगा। जनता पार्टी का जो बहुमत था उसने सदन में वो बहुमत को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि सीटों के हिसाब से 282 सीट आपको चाहिए एनी हाउ सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। अगर आपके पास 282 सीट नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकते। तो शायद अगर 5 लोकसभा का मेंबर ही अपना समर्थन वापस ले ले तो क्या होगा? 282 से 5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? बहुमत खो जाएगा। तो इसलिए सरकार गिर गई। अब आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इसे ध्यान से सुनना और समझना। अगर समझ गए तो एग्ज़ाम में आप लिख दोगे। अब हम बात करेंगे द्विदलीय की और द्विध्रुवीय की। देखिए, द्विदलीय का मतलब होता है कि 2 दल, ठीक है, मतलब मेन 2 दल रहेगा चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में। लेकिन भारत की जो राजनीति है वो द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर है। अब ये द्विध्रुवीय क्या है? अभी का जो सिनेरियो है, अभी के सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूँ। एक है यूपीए, ठीक है, एक है एनडीए। तो ये यूपीए और ये एनडीए है क्या? देखिए, यूपीए कांग्रेस द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन है जिसमें कांग्रेस अपने साथ कई सारे क्षेत्रीय और राजकीय दलों को मिलाते हैं। यानी कांग्रेस के साथ कौन मिलकर रहेगा? बहुत सारे 10-15 क्षेत्रीय दल ये कांग्रेस को समर्थन देंगे। जब कांग्रेस को लगेगा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कि हम जीत नहीं पाएंगे या सीटें कम आ चुकी है, तो कांग्रेस क्या करता है? यूपीए के माध्यम से जितनी भी पार्टियां कांग्रेस से मिलना चाहती है सरकार बनाने के लिए, वो कांग्रेस से मिल जाएंगी। माने मेन कांग्रेस ही रहेगा। हम लोग कहेंगे कांग्रेस की सरकार है, छोटी मोटी पार्टियों को अपने साथ वो मिला लेंगे और बहुमत साबित कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार बीजेपी ने भी एक ऐसा दल बनाया है जिसका नाम है एनडीए। ठीक है, इसमें भी अगर बीजेपी को सीट बहुमत नहीं मिली तो वो छोटे मोटे पार्टियों को अपने साथ मिला लेगा। अलायंस बोलते हैं इसको अलायंस कराएगा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में गठबंधन की सरकार बोलते हैं। आपने सुना होगा महागठबंधन बिहार में चला था, लालू, नीतीश सब मिलके, समाजवादी पार्टी मिलके, केजरीवाल मिलके मोदी को हराएंगे। महागठबंधन नहीं चल पाया, फेल हो गया। तो वही है, ये महागठबंधन ही है। इसे एनडीए का नाम दिया भाजपा ने, कांग्रेस ने नाम दिया क्या? यूपीए। कांग्रेस ने बनाया यूपीए, बीजेपी ने बनाया एनडीए। अभी वर्तमान में जो सरकार बीजेपी की उसमें बहुत सारे छोटे मोटे दल शामिल है। अभी देश में हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तो सरकार है, बीजेपी को तो बहुमत है ही। 282 से बीजेपी ने अकेली बीजेपी पार्टी जो है 282 से अधिक सीटें लाई है। सरकार तो उसी की है। वो अगर चाहते कि हम किसी और दल का सहयोग नहीं लेंगे, वो नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नैतिकता भी है कि हमने चुनाव से पहले आपको हम में शामिल किया है तो आप हमारे टीम में रहेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे बहुमत मिल गया मैं आपको निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। नैतिकता बनाए रखनी चाहिए राजनीति में। ठीक है, अब देखिए बीजेपी को तो यहाँ पे बहुमत हासिल है, लेकिन कुल सीट जो है ना 317 या 15 जो है ना वो एनडीए को मिला है। किसमें? लोकसभा में। बीजेपी को शायद 285 या 290 सीट है। बाकी के जो 17-18 सीट है ना, वो 17-18 सीटें किसके हैं? एक लोजपा है। ठीक है, LGP या इस तरह कुछ है, लोजपा। ठीक है, तो लोजपा जो है ना, रामविलास पासवान जो डेथ कर गए, उनके जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, ये उनकी पार्टी है, उनका समर्थन उनको मिला हुआ है। झारखंड में आजसू है, सुदेश महतो जिसके सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, उनका समर्थन उन्हें मिला हुआ है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे दल हैं जिन्होंने एनडीए में समर्थन अपना दिया है और भाजपा की सरकार में वो 2014 से आज तक शामिल हैं। तो इसे कहते हैं द्विध्रुवीय, यानी छोटे मोटे दल जो है ना वो बड़े दल को समर्थन देंगे जब उन्हें सीटें कम मिल जाएंगी।
या चुनाव से पहले ही अगर भाजपा को समझ में आ गया कि मैं चुनाव हारने वाला हूँ, तो वह सभी दलों को अपने साथ मिलाकर चुनाव लड़ेगा और आपस में सीटों का बंटवारा भी करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मान लीजिए मेरा कोई छोटा मोटा पार्टी है, ठीक है। अब मैं भाजपा से डील कर रहा हूँ, एनडीए से, कि मुझे झारखंड में जो है चुनाव लड़ना है लोकसभा का। तो 14 सीट में से मुझे 3 सीट आप दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहेगी कि मेरा अधिक से अधिक एमएलए हो या एमपी हो। उससे क्या होगा, आपकी पार्टी का वर्चस्व, आपके पास जितना एमएलए जितना एमपी रहेगा, आपका वर्चस्व पूरे देश में, पूरे राज्य में उतना ही अधिक रहेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि मुझे अधिक से अधिक सीट भाजपा दे, लेकिन मैं भी ये भी जानता हूँ कि भाजपा बड़ी पार्टी है, वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, मुझे कम सीटें देंगी। तब होता है नेगोशिएशन। तब भाजपा बोलते हैं कि नहीं, आप एक सीट आप ले लो। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे 3 सीट चाहिए, मैं 3 सीट से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। मेरे 3 जो है उम्मीदवार को मैं उतारूँगा 3 सीट पे, 3 लोकसभा सीट पे। तो नेगोशिएशन होता है, बात होती है, बीच बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। छोड़िए, आपका नाम मेरा, एक काम करते हैं, आप 2 सीट ले लीजिए, 2 सीट पे आप चुनाव लड़िए, 12 सीट पे मैं लड़ता हूँ। जीतने के बाद तो आपको समर्थन मुझे करना होगा। ये पहले ही बातें जो है ना, चुनाव से पहले ही बातें हो जाती है, जब पार्टी को लगता है कि मैं चुनाव हारने वाला हूँ, मुझे बहुमत नहीं मिलने वाली है और मुझे गठबंधन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये काम होता है, तब ये सिनेरियो लागू किया जाता है। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब देखिए, यूपीए का जो संगठन होगा, कांग्रेस के साथ कौन समर्थन करेगा? एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी जो है, बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा, वो कांग्रेस को समर्थन करेगी। क्यों? एनडीए को हराने के लिए। और भी जितने छोटे मोटे दल हैं, वो सब भी जो है ना समर्थन करेगी कांग्रेस को, बीजेपी को हराने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो इसे ही कहते हैं द्विध्रुवीय, 2 ध्रुव है। 4 छोटी मोटी पार्टियां मिलकर एक बड़ी पार्टी को समर्थन दे रही है। जनता को और पूरे देश में यही मालूम रहेगा कि भाजपा की ही सरकार है, लेकिन भाजपा के साथ 10, 12, 15 जो एमपी हैं वो दूसरे पार्टी के हैं, वो मिले हुए हैं। तो इसे कहते हैं द्विदलीय या द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था। अब देखिए, 1967 में जब 8 राज्यों में कांग्रेस हार गई, तो इन 8 राज्यों में ऐसा ही एक संगठन बनाया गया था, एनडीए और यूपीए की तरह। उस संगठन का नाम था गैर कांग्रेसी गठबंधन, यानी कांग्रेस को हटाने के लिए। तो उसमें क्या किया, 8 राज्यों में गठबंधन किया और 8 राज्यों में कांग्रेस को उन्होंने हरा दिया। अब देखिए, मैंने जो पहले कहा एनडीए के बारे में, अब देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। इसी प्रकार 1999 में लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाया गया, जिसमें बीजेपी प्रमुख घटक दल था। 1989, 90, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में केंद्र में गठबंधनों की सरकार बनी थी, जिसमें कई दल शामिल थे। अब समझ में आया आपको द्विध्रुवीय क्या है? लेकिन 2004 के बाद गठबंधन सरकार में एक प्रमुख दल शामिल था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 2004 और 9 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस के अलावा अन्य कई दल शामिल थे, तथा 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उसमें भी कई दल शामिल थे। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। राज्यों में भी इस प्रकार की ध्रुवीकरण देखने को मिला है, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द गठबंधन बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा में बीजेपी एवं कांग्रेस के बीच मुकाबला, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कांग्रेस तथा केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच मुकाबला इत्यादि। देखिए, क्लियर यहाँ पर कर दिया है कि एनडीए और यूपीए कब बना और कब कब देश में गठबंधन का सरकार रही। इस बात को ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बहुदलीय एवं बहुध्रुवीय दलीय व्यवस्था। देखिए, इसमें कुछ है नहीं। बहुदलीय का मतलब होता है कि जिस ऐसा देश, ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत सारे पार्टियां हैं, सभी को चुनाव लड़ने का, जीतने का अधिकार है, उसे कहेंगे बहुदलीय। बहुध्रुवीय का मतलब जो सेम चीज़ हुआ, जो मैंने पहले अभी ध्रुवीय समझाया ना, वही है बहुध्रुवीय। बहुत सारे ध्रुव रहेंगे, बहुत सारे पार्टियां रहेंगी, ये उसको समर्थन देगा, ये उसको समर्थन देगा, वो उसको समर्थन देगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिवसेना एनसीपी मिलकर सरकार बन गया, फिर शिवसेना दो फाड़ में टूट गया। ठीक है, एक चला गया आपका शिंदे जी के साथ, एक चला गया ठाकरे जी के साथ। शिंदे जी जाके मिल गए भाजपा के साथ, भाजपा और शिंदे की सरकार बन गई, शिंदे जी बन गए मुख्यमंत्री। तो यही है बहुध्रुवीय दलीय व्यवस्था।
अब लास्ट पॉइंट जो आपका है, भारत में राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था और लोकतंत्र, इसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अगर आप वीडियो को शुरू से देखेंगे, आपको मैंने बताया है कि भारत में राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं। सबसे पहले क्या पार्टी बनती है। पार्टी बनने के बाद जो पार्टी का चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, वो क्या करता है, वो कार्यकर्ताओं को शामिल कराता है पार्टी में, उस अभियान में जनसंपर्क अभियान करती है। फिर पार्टी घर घर जाकर वोट मांगती है, चुनाव में नामांकन करती है। उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा क्या दिया जाता है, उन्हें उनका चुनाव चिन्ह दिया जाता है। वे वोट का प्रचार प्रसार करती हैं, लोगों से वादे करती है केजरीवाल की तरह कि मुझे मैं मुफ्त में बिजली दूंगा, मुफ्त में पानी दूंगा। अरे भाई, सब टैक्स भर रहा है ना। हमारे देश में संसाधन सीमित हैं, आप फ्री में कैसे दोगे? ठीक है, बिजली उत्पन्न करने में पैसा लग रहा है या नहीं, पानी लेने में पैसा लग रहा है या नहीं, फिर आप मुफ्त में कैसे दोगे भाई? ये मुफ्त में देने के चक्कर में वेनेजुएला जैसा देश, जिसके पास सबसे हाई क्वालिटी का पेट्रोल है, डीजल है, आज वो देश भूखमरी के कगार पर है। उस देश के पास पैसे नहीं है, मुद्रास्फीति चल रही है। एक कप कॉफ़ी खाने के लिए 10 लाख रुपए लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मुफ्त में करने से दोस्तों ऐसा ही होता है। खैर, जो भी हो, अपनी अपनी वो पार्टी की बात है। तो उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद रिज़ल्ट आता है। अगर किसी पार्टी को बहुमत मिला तो सीधे वो राज्यपाल को राज्य में, या अगर लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्रपति को सौंप देगी कि देख लीजिए, हमको बहुमत प्राप्त है, सरकार हमारी बन रही है, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। 5 साल तक देश में किसका राज होगा? अपुन का राज होगा, अपुन बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, और अगर उसके पास बहुमत नहीं रहेगी तो 3-4 दिन देखते हैं ना कि सरकार बनने, चुनाव जीतने के बाद सरकार नहीं बन रही है, सरकार ही नहीं बन रही है, शपथ ग्रहण समारोह हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाया है वो पार्टी। तब 4-5 दिन वो राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास क्या करता है, समय लेता है कि मुझे समय दीजिए 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में मैं आपको गठबंधन करके आपको मैं देता हूँ कि ये लीजिए मेरा बहुमत। फिर वो नेगोशिएशन होती है, एमएलए को लेके चल जाते दूसरे राज्य। अभी तो एमएलए को, एमपी को खरीद बिक्री शुरू हो गया ना। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में तो वो अपने एमएलए को उस रिजॉर्ट में रख रहा है, ये अपना एमएलए को असम भेज रहा है, कोई उड़ीसा भेज रहा है, कोई छत्तीसगढ़ भेज रहा है कि अपना एमएलए को बचाओ, वरना दूसरा पार्टी क्या कर लेगा, खरीद लेगा, अपने साथ मिला लेगा और सरकार उसकी बन जाएगी, तो अपने एमएलए को बचाओ। ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर सरकार बनती है, बहुमत मिलता है, कैबिनेट का विस्तार होता है, ये पूरा एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था पहले आपको बता दिया, आपने पढ़ लिया, एकल दलीय, द्विदलीय। ठीक है, पंजीकृत बहुत सारे दल हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। वो भी आपको बता दिया कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, जिस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, जिस देश में द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय व्यवस्था है, वो क्या है, ये क्या है, ये लोकतंत्रात्मक देश की क्या है, विशेषता है। अब जिस देश में एक ही पार्टी है, उस देश में क्या लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं है। तो ये चैप्टर आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को अगर आप 2 बार सुनेंगे ना, आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। PDF आपको असाइनमेंट के वहीं पर मिलेंगे और कहीं नहीं। व्हाट्सएप पर मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन सबसे बात नहीं कर सकता। आप मैसेज करेंगे, मैं देख नहीं पाऊँगा। टेलीग्राम पे जुड़िए, कुछ भी समस्या है मैं हूँ, मैं हेल्प करूँगा। नंबर है, फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा कमेंट कीजिए। भाई सब्सक्राइब कर देना, बहन सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत करता हूँ अच्छे से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।